हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे सीडीपी का अधिगम, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आज का जो सेशन है अधिगम से रिलेटेड है, ठीक। तो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत हार्ड लेवल का, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लिए, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आज हम लिए हुए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। ये नहीं थोड़ा सा देखकर भाग जाए, ऐसे नहीं होता है। पेपर ऐसे क्रैक नहीं होगा। उसके लिए पूरा बढ़िया से बेहतर तरीके से समझिए। हम समझाते हुए चलेंगे आप लोगों को। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। करा सीखने का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करा ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, यह एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ठीक। देखिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह बताया कि व्यक्ति गलतियां जो होते हैं करते करते सही अनुक्रिया सीख लेता है। जब व्यक्ति बार बार गलती करेगा तब वह सही काम करना सीख लेगा। बिना गलती किए कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता, ठीक ना। तो इसे एएसआर सिद्धांत भी कहते हैं। एएसआर सिद्धांत का मतलब होता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन आता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में के प्रयोग में भोजन को क्या माना है? शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में भोजन को क्या माना है? भोजन क्या है पावलोव के माध्यम से, ठीक ना। तो देखिए, पावलोव क्या किए थे कि एक कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। घंटी यहाँ तटस्थ उद्दीपन है। जब घंटी बजाते थे पावलोव, तब वो कुत्ता क्या करता था, उसके मुंह में लार आ जाती थी खाने के लिए। उसको समझ आ गया था कि खाने के लिए घंटी बजाई जा रही है, ठीक ना। ये कुत्तों पर प्रयोग किए थे। तो एएसआर का मतलब होगा स्वाभाविक उद्दीपन होगा, ठीक ना। स्वाभाविक उद्दीपन, ये स्वाभाविक हो गया कि जब घंटी बजाते थे तब कुत्ते के मुंह में क्या आती थी? लार आना स्वाभाविक रूप से हो जाती थी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वाभाविक उद्दीपक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या कार्य है? देखिए, पुनर्बलन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन का क्या कार्य है? तो देखिए, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? ये कौन दिए है? यह स्किनर साहब ने दिए है। कौन? बीएफ स्किनर। इन्होंने ये बताया कि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे शाबाशी देना, इनाम देना, ठीक ना, ये सब मिलता है तो उस व्यवहार को क्या किया जाता है? दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक ना। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, आपको शाबाशी मिले तो आप फिर सोचेंगे कि और कर ले, ठीक ना, मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब बढ़ जा रही है तो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ने की बात बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो कार्य होता है, इसमें जो पुनर्बलन का जो कार्य है मूल रूप से, वो है अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अधिगम का पठार अधिगम की किस अवस्था को दर्शाता है? देखिए, अधिगम का जो पठार का मतलब जो बड़े बड़े, मान लीजिए पठार है, तो ऐसे याद करिए, बड़े बड़े जो पठार है उसको क्या करते हैं, कहीं जाना है तो आगे बहुत बड़ा पठार आ गया तो उसको रुकावट कर देता है ना, बस रुकावट से मतलब है, ठीक ना। अधिगम को क्या करता है? रुकावट करता है।
जब सीखने की गति को क्या किया जाता है, उन्नति नहीं मिलती है, जब सीखने की गति को उन्नति नहीं मिलती है तो उसका जो ग्राफ होता है एक सीधा हो जाता है, ठीक ना, एक सीधी रेखा में बन जाता है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक ना। जैसे थकान हो जाना, रुचि पैदा न करना, पुरानी पद्धति के कारण उसे आगे न बढ़ पाना, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थकान या रुकावट, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस पर बल देता है। देखिए जो इनसाइट थ्योरी जो है यह जो बल देती है, सीखना क्या है, अचानक आय सूझबूझ से होता है। कोहलर बताए कि जो सीखता है बच्चा अचानक सीख लेता है, व्यक्ति समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी स्थिति को देखकर हल करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिस्थिति प्रत्यक्षीकरण पर यह बल देता है, ठीक ना, क्योंकि जब पूरा देखता है तभी सीखता है, अचानक सीख लेता है देख करके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम क्या कहता है। देखिए जो थॉर्नडाइक है तत्परता का नियम, इसका मतलब ये होता है कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार है तभी वह उसे शीघ्र और कुशलतापूर्वक सीख सकता है, ठीक ना। इसका मतलब है कि कार्य सीखने के लिए मानसिक तैयारी जरूरी है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण कौन से हैं। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है, तो इन्होंने 4 चरण जो दिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के, जो पहला चरण दिए हुए है वो ध्यान लगाना, फिर उसके बाद धारण करना, फिर पुनरुत्पादन करना, फिर अभिप्रेरणा, ठीक ना। क्योंकि इनके अनुसार हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो पहले ध्यान से देखते हैं, फिर उसे धारण करते हैं, फिर वैसे ही व्यवहार करते हैं और अंत में पुनर्बलन या प्रेरणा से उसे अस्थायी बनाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सीखने का नतोदर वक्र क्या है। तो देखिए नतोदर वक्र का मतलब होगा पॉजिटिव की बात हो रही, पॉजिटिव कनकेव की, ठीक ना। तो इसका जो मतलब होता है, इसमें वर्धमान निष्पादन वक्र भी हो, इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वर्धमान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। कहने का मतलब यह है जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा सीखने की गति भी बढ़ेगी। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जिसमें सीखने की गति शुरू से धीमी और बाद में तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, समीपता का सिद्धांत किसने दिया। समीपता का सिद्धांत का मतलब होता है, ये कौन दिए, इसका मतलब क्या है। इसका जो मतलब है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के लिए किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, ठीक ना। मतलब कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनाया जाता है इसमें किसी प्रकार की किसकी जरूरत नहीं है, पुरस्कार की जरूरत नहीं है, बस दोनों एक साथ घटित होना या होते हैं उसे ही समीपता कहते हैं, ठीक ना। तो यह एडविन गुथरी ने दिए, कौन दिए है, एडविन गुथरी ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सीटेट नहीं, ये यूपी टेट है, बहुत जान लीजिए, क्या बताए, सीटेट में तो आसान लगता है मुझे, ये थोड़ा सा अभी कठिन लगेगा, धीरे धीरे ये भी आसान होता जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 2 साल 3 साल से सीटेट यूपी टेट आया नहीं था तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता था उतना,
सीटेट पर, ठीक ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 10 है, अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, स्पीयरमैन ने बुद्धि की तरह अधिगम स्थानांतरण में दो तत्व बताए, एक समान तत्व जिसको जी कहते हैं, जी फैक्टर, और एक विशिष्ट तत्व जिसको बोलते हैं एस फैक्टर, ठीक ना। तो इस कौन दिया है? स्पीयरमैन ने। द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, ठीक ना। पहला जी फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, प्रगतिशील व्यवहार स्थापन की अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? कह रहा है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की देखिए फिर से बताते रहे, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए, यह क्या होता है कि यह व्यवहार जो होता है यह निरंतर चलने वाले सामंजस्य है, ठीक ना, सामंजस्य, ठीक ना। तो इसके अनुसार यह कौन दिए है? तो बीएफ स्किनर ने दिए है इस परिभाषा को। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन ही अधिगम है, यह सिद्धांत कौन दिए है? स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन बहुत लेवल का है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, तो आप लोग जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में आंशिक क्रिया का नियम क्या है? तो देखिए, आंशिक क्रिया का मतलब होता है कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखना ही आंशिक क्रिया होता है। गौड़ नियम इसी को कहते हैं, ठीक ना। पार्ट टाइम बांट करके हल करना, तो क्या होता है? वो आसान हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखना थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, ठीक। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह किसने कहा? देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, ये बात कौन कहे है? तो देखिए, ये बात जो कहे हुए है गिलफोर्ड ने। कौन कहे हैं? गिलफोर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कर्टल लेविन का क्षेत्र सिद्धांत किस पर आधारित है? यह एक लेविन का सूत्र है, ठीक ना। क्या था? वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया पर यह आधारित है, ठीक ना। वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? विद्यालय की शिक्षक, अभिप्रेरणा की पुस्तक। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा अभिप्रेरणा, ठीक ना। जब प्रेरणा मिलेगी तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। स्मृति का संबंध अधिगम के किस पक्ष से है? तो देखिए, स्मृति मतलब मेमोरी, तो ये देखिए संज्ञानात्मक पक्ष से है, ठीक ना। स्मृति का मतलब होता है सूचनाओं को ग्रहण करना, उसे संचित करना और आवश्यकता पड़ने पर याद करना हमारे मस्तिष्क का कार्य है, ठीक ना। तो इसलिए संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, गेस्टालवादियों ने अधिगम की प्रक्रियाओं में किसे सबसे अधिक महत्व दिया? तो देखिए, गेस्टालवाद जो मनोवैज्ञानिक थे, बर्दिमन थे, कोहलर थे, कोफ्का थे, इनका जो मानना था कि सीखना अचानक दिमाग में आए
विचार या सूझबूझ का परिणाम होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूझ या अंतर्दृष्टि को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? तो कह रहा है अधिगम का एक प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक तो एक तो है, कथ्यात्मक भी है, संवेगात्मक भी है, परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता क्यों नहीं है? परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक ना, जो समय के साथ स्वयं आती है, ठीक ना। परिपक्वता क्या है? एक जैविक प्रक्रिया होती है जो समय के साथ स्वयं आ जाती है, ठीक ना। तो इसलिए यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है परिपक्वता नहीं है अधिगम का प्रकार। अधिगम का प्रकार सीखना, अभ्यास करना, अनुभव करना, ये सब क्या है? अधिगम के प्रकार है, लेकिन परिपक्वता नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 19 देखेंगे, 18 हो गया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह अधिगम, तो देखिए चिन्ह का मतलब होता है, ये जो चिन्ह अधिगम का मतलब पहले समझ लीजिए। जीव केवल उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है, ठीक ना, बल्कि वह रास्तों और चिन्हों का एक मानसिक मानचित्र बनाता है, ठीक ना। जीव केवल उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि वह रास्तों और चिन्हों का एक मानसिक चित्र बनाता है, उसे कहते हैं चिन्ह अधिगम। तो ये कौन दिए है? तो टालमैन ने। कौन दिया है? टालमैन। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का आधुनिक रूप क्या है? तो देखिए आधुनिक रूप प्रभाव का नियम जो कहता है कि जिस कार्य से सुख मिलता है उसे हम सीखते हैं, यही आगे चलकर स्किनर का क्या बना? पुनर्बलन का आधार बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता क्या है ये समझिए। इसका मतलब होता है कि शिक्षण शिक्षकों के अभ्यास के लिए, जिससे वे विशिष्ट शिक्षण कौशल में निपुण हो सके, वही सूक्ष्म शिक्षण कौशल कहलाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा शिक्षण कौशल के लिए, विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। सार्थक अधिगम की अवधारणा किसने दी? तो देखिए जो सार्थक अधिगम की बात है तो डेविड आशुबेल ने दिया है। कौन दिया है? डेविड आशुबेल ने। इन्होंने बताया कि जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़कर स्पष्ट अर्थ बनाता है तो वह सार्थक अधिगम कहलाता है। नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़कर के जब स्पष्ट अधिगम बनाता है तो वह सार्थक अधिगम कहलाता है। ये कौन बताया है? डेविड आशुबेल ने, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए अधिगम स्थानांतरीकरण का जो सिद्धांत है उसे कौन दिए है? CHZ ने, ठीक ना। कौन दिए है? CHZ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे।